नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत 1,23,00,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनकी कार्य सुविधा के लिए 1,23,000 स्मार्टफोन्स और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 1,87,000 इन्फेंटोमीटर बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मुझे खुशी है कि तकनीक हमारे कार्य को आसान ही करती है बल्कि पारदर्शी भी बनाती है। हमें उस फील्ड में दक्ष बनाने के साथ साथ सम्मान का पात्र भी बनाती है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। हर एक विभाग ने कुछ ना कुछ नया और अच्छा किया है। याद करिए आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे कि पता नहीं कहां धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें। लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। आज वो भय दूर हुआ और इनके प्रति भी जो इनको लोग पहले गलत निगाहों से देखते थे, आज इनके प्रति सम्मान और आदर का भाव बढ़ा है। कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने में भी जो कार्य हमारी जो फील्ड वर्कर्स ने किया है, खासतौर पर आंगनबाड़ी ने, आशा वर्कर ने, एएनएम ने, एक अत्यंत इसकी सराहना की जानी चाहिए। और मैं इसके लिए इन सभी आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम का हृदय से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। मैं बधाई देता हूं। अच्छा कार्य करेंगे, सरकार उसको एप्रिशिएट करेगी, समाज आपको सम्मान देगा और यही भूमिका आपको आगे बढ़ाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इन दोनों गोरखपुर के दौरे पर हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने सबसे पहले गीता प्रेस स्थित कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए और फिर कालीबाड़ी मंदिर घूमकर भगवान का आशीर्वाद दिया। इसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष, ग्रामीण विधायक सहित तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ इलाके के एक एक घर जाकर, एक एक दुकान पर जाकर कुंडी खटकाकर लोगों से बातचीत की। उन्हें पैम्पलेट दिया। पैम्पलेट के जरिए स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनवाया और उनसे बातचीत की। इस दौरान कोई छतों से फूल की वर्षा कर रहा था तो कोई माला देकर स्वतंत्र देव सिंह का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की सरकार और उनके शासनकाल में हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और एक बार फिर मुख्यमंत्री को चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। ये सब रिपोर्ट कार्ड, यानी मैं क्या क्या काम किया हूं 4.5 साल में, ईमानदारी के साथ उसके पत्र के माध्यम से कुछ अंश को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता का आशीर्वाद लेकर पुनः 2022 का सरकार बनाना है। इसलिए हम जनता के बीच और राज्य के 1,63,000 बूथों पर बूथ समिति संपर्क घर घर करना है और घर घर जाकर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के बारे में बताना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गोरखपुर के कालीबाड़ी के इलाके में पहुंचे थे और आप देखेंगे गीता प्रेस के पास पहुंच करके वो एक एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बाकायदे पंपलेट भी बांट रहे हैं, सरकार की उन योजनाओं के बारे में उन्हें बता रहे हैं और निश्चित रूप से उनसे बातचीत करके उनकी समस्या को भी सुनने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है। क्या आप बता रहे हैं लोगों के बीच आप पहुँच के? क्या कह रहे हैं? घर घर केंद्र सरकार, राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, ये घर घर लेकर जा रहे हैं और जनता का विश्वास जीतना है। क्या कह रही है जनता खुश, आप देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि जिस तरीके से ये जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें पंपलेट दे रहे हैं, जनता स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर की गीता प्रेस इलाके में पहुंचे, घर को जो है नॉक किया और उनके लोगों को पंपलेट दिया और पंपलेट देकर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। स्वतंत्र देव सिंह की माने तो ये दिन बेहद खास है और जनता के बीच जब वो जा रहे हैं तो जनता को हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़। वहीं प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए हैं और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए हमारी पार्टी इंतजार कर रही है और अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, यानी इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बोले कि 11 अक्टूबर तक अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार रहेगा। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर से वृंदावन मथुरा से पीएसपी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू होगी। पीएसपी इटावा से
में जसवंत नगर, इटावा और भरथना की तीनों सीटें के साथ साथ औरैया की भी तीनों सीटें जीतेगी। प्रसपा की सरकार बनने पर बीए पास छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर घर में एक बेटा और एक बेटी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को एटा और कासगंज जिले में 654 करोड़ रुपए की लागत होने वाले 233 कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। एटा के ठंडी सड़क स्थित ग्रीन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने विपक्षी दलों पर झूठ बोलने का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। किसान आंदोलन पर भी बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 2017 के चुनाव परिणाम के सदमे से उबरे नहीं है। अब 2022 में 400 सीट के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने नारा देकर बताया कि 60% वोट हमारा, 40% में बंटवारा और उस बंटवारे में भी हमारा। कृषि कानून के विरोध में जहां लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, राकेश टिकैत आंदोलन की अगुवाई में नजर आते रहे। सोमवार को एक बार फिर से किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं एक दूसरा गुट है किसानों का भानु गुट, जो किसानों के आंदोलन के पक्ष में नहीं है, जो कि मानता है कि कृषि कानून किसानों के लिए काफी हद तक हितकारी है। कैसे? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता रवि कुमार से क्या कुछ कहा, देखिए। देश में कृषि कानूनों का लगातार विरोध हो रहा है। अगर बात करें तो राकेश टिकैत का जो संगठन है लगातार वो विरोध कर रहा है, और बात करें तो एक दूसरा संगठन भी भानुगुट है। हमारे साथ भानु प्रताप जी मौजूद हैं, जो कि बड़े किसान नेता हैं। सर, कैसे देखते हैं, अगर भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राकेश टिकैत और उनके जो सहयोगी हैं वो लोग न तो किसान नेता हैं, न किसान हित में कोई काम कर रहे हैं। कल यदि उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया तो उस पे किसानों के लिए क्या फ़ायदा हुआ? या तो किसान की केंद्र सरकार से किसानों के कर्जे की माफ़ी की बात करते, या किसान के आयोग की बात करते, या 3 बिलों की वापसी की बात करते। उन्होंने तो भारत बंद कर दिया। कोई बीमार आदमी जा रहा है, एम्बुलेंस जा रहा है, निकलने नहीं दे रहे हो। कोई किसान अपना काम करने जा रहा है, उसको नहीं निकलने। कोई मजदूर जा रहा है, कोई नौकरी वाला जा रहा है, उन सबको रोके पड़े हो। तो आम जनता का नुकसान कर रहे हैं आप लोग। मानते हैं आपकी जो विरोध हो रहा है किसानों का, जो किसानों के लिए उनके हितों में जो कानून बनाए गए, कृषि कानून, उनके विरोध में जो हो रहा है, उसको आप क्या मानते हैं? आप समर्थन में है या नहीं उसके? देखिए, ऐसा है, राकेश टिकैत एंड कंपनी, हम राकेश टिकैत के पिताजी के साथ प्रदेश सदस्य रहे थे। तब से राकेश टिकैत जब दिल्ली पुलिस में सिपाही था, तब से उसकी आदत जानते हैं। वो कभी किसान हित में कोई काम नहीं किया। किसानों को लुटवाया है जेपी ग्रुप, जो यमुना अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है। इनसे जो किसान को मुआवजा मिलना था, उसमें इन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं। ये हमें अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह। दूसरी बात, एक और बात मेरी सुनो आप, पक्के मकान बनाकर आंदोलन चला रही हो, वहाँ शराब की और काजू बादाम की व्यवस्था कांग्रेस कर रही है। एक बात से और सिद्ध होता है, सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस की हाई कमान है, कैप्टन अमरिंदर को हटाया और फिर दूसरा कोई सर्वसम्मति से चुना गया, उसको भी दरकिनार किया। एक कोई चन्नी साहब हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और वो बनते ही मुख्यमंत्री कहने लगे दिल्ली सरकार कानूनों को वापस ले, नहीं तो किसान हित में गर्दन कटा दूंगा। इससे सिद्ध होता है कि ये सब उनका आंदोलन कांग्रेस की फंडिंग से और कांग्रेस की साजिश से चल रहा है। इसलिए कि 14 में हारी कांग्रेस, 19 में हारी कांग्रेस, अब उनको कुछ नहीं दिख रहा, तो देश में अशांति, देश में दंगा, देश में क्रांति,
फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस। धन्यवाद। ये थे भानुगुट के भानु प्रताप सिंह। साफ तौर पे जो कृषि कानून बनाए गए हैं उसका भले ही एक तरफ किसान विरोध कर रहे हैं, वहीं उनके पक्ष में साफ तौर पे इनका ये भी मानना है कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के हितों में है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। पूरे मुल्क में आज इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की याद में चहलुम मनाया गया। इसी के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी और अदब की सरजमी यानी लखनऊ में भी अज़ादारों ने इमाम हुसैन के खिराज अकीदत पेश की। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मजहबी जुलूसों पर पाबंदी है, लेकिन 100 लोगों की इजाजत मजलिस मातम को करने की सरकार की ओर से दी गई है। उसी के तहत इस बार सादगी के साथ चहलुम भी मनाया गया। पूरे देश में आज इमाम हुसैन की याद में चहल्लम मनाया जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। यहाँ भी इमाम हुसैन की याद में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं आज चहल्लम मना रहे हैं। उनके अकीदत, उनके चाहने वाले लोग जो हैं, जो करबला में 72 लोग शहीद हुए थे, आज यहाँ लोग इकट्ठा होकर उनकी याद में खिराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ताल कटोरा करबला में। यहाँ भी दूर दराज से लोग आए हुए हैं। पूरी तरह से यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। लोगों को सैनिटाइज और मास्क के जरिए ही अंदर एंट्री दी जा रही है। हालांकि आज चहल्लुम के दिन यहाँ पर एक बहुत विशाल जुलूस निकला करता था, जो एक ऐतिहासिक जुलूस होता था, जिसमें हजारों लोग दूर दराज से उसमें शरीक होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन जुलूसों पर पाबंदी है और इस बार जुलूस नहीं निकाला गया है। अलग अलग टोली में लोग जो है अपनी अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। यूपी के बलरामपुर में मंत्री बनाए जाने के बाद जिले में पहुंचे सदर विधायक पलटू राम का कार्यकर्ताओं ने वीर विनय चौराहे पर जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री होमगार्ड पलटू राम ने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और उसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए बलरामपुर सदर विधानसभा सीट से पलटू राम को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। बलरामपुर संसद में पहुंचते ही सदर विधायक पलटू राम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस समय हमारे साथ पलटू राम जी मौजूद हैं, जो भाजपा कार्यालय पे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पार्टी नेतृत्व का और अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज के व्यक्तियों को पहले राजनीति में एक अछूता समझा जाता था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे समाज के प्रतिनिधित्व दे करके पूरे अनुसूचित समाज और पिछड़े समाज के लोगों का सम्मान किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देता, बल्कि प्रदेश के जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया। वो उनसे पूछिए कि जितिन प्रसाद जी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हमारी बिंद समाज की बेटी जो आज मंत्री बनी है पिछड़े समाज से है। प्रजापति समाज से मंत्री बने हैं, अनुसूचित जाति से मंत्री बने हैं और कुर्मी समाज से मंत्री बने हैं। कुल मिलाकर के समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी हुई है, न कि किसी एक जात विशेष के लोगों की भागीदारी। मंत्री पद की जिम्मेदारी लेने के बाद बलरामपुर के लिए कुछ नया आपने क्या सोचा है? बलरामपुर उत्तर प्रदेश के 19 पिछड़े जनपदों में जिसका नाम था, आज बलरामपुर बहुत तेजी से विकास की दर को बढ़ा रहा है। बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। बलरामपुर में सीवर लाइन का शिलान्यास हो चुका है। बलरामपुर में 220 kVA गोरखपुर में विद्युत केंद्र का निर्माण चल रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अपने मिशन यूपी 2022 के चलते 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर शीला कॉल निवास पर उन्होंने लंबी बैठक की है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, धीरज गुर्जर, आराधना मिश्रा, मुना, राष्ट्रीय सचिव मौजूद रहे, जिसमें प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कई सारी बातें हुई हैं। इलेक्शंस का जायजा भी लिया, साथ ही रोड मैप तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही 107 सीटों पर टिकट वितरण के बारे में भी चर्चा चली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अपने मिशन यूपी 2022 को लेकर के अपने 5 दिवसीय दौरे पर हैं।
कल वो लखनऊ पहुंची है और आज लगातार बैठकों का जो दौरा है वो चल रहा है। शीला कौल निवास पर घंटों मीटिंग चल रही है जहां पर बहुत कुछ निकल के आया है। कह सकते हैं कि आगामी जो प्रतिज्ञा यात्रा है उसके बारे में डिस्कशंस हुए हैं, रोड मैप तैयार हुए हैं, कौन से पदाधिकारियों को कौन सी ड्यूटी अलॉट करनी है ये सब भी तय हुआ है। और जो 107 सीटों पर जो टिकट वितरण है उसके बारे में भी तमाम चर्चा हुई है। शीला कौल निवास पर तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है अजय लल्लू भी मौजूद रहे, आराधना मिश्रा मोना भी मौजूद रही, उनसे भी हमने बात की है। उन्होंने भी बताया है कि अभी फिलहाल जो कांग्रेस का अस्तित्व है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार दौरे कर रही हैं और जो प्रतिज्ञा यात्रा है उसको लेकर भी काफ़ी अलर्ट हैं और चाहती हैं कि सब कुछ अच्छे से निपटे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं या समाजवादी पार्टी की बात करूं या बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो वो लगातार कैंपेन्स और यात्राएं कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो कमजोर पड़ रही थी। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में है, लगातार मीटिंग कर रही है, तो ये कह सकते हैं कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस के लिए माहौल बन रहा है और 107 सीटों पर जो टिकट वितरण है उसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट 9 अक्टूबर को होना है। तो लगातार ये जो दौरे हो रहे हैं इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है जो अपना वजूद खो चुकी थी वो वापस पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो मेहनत है प्रियंका गांधी वाड्रा की वो 2022 के चुनाव में क्या रंग लाती है कांग्रेस पार्टी के लिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समीश के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के। वहीं अलीगढ़ में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मौलाना की रिहाई की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो आज इसी को लेकर कोतवाली में जामा मस्जिद तक विरोध प्रदर्शन का मार्च निकाला गया, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सलमान इम्तियाज ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को इस्लाम धर्म का विद्वान बताया और मौलाना को समाज सुधारक भी कहा। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच अब एसआईटी करेगी। सरकार ने सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है। ये मामले की जांच करके 7 दिन में शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उधर शुरुआती जांच में वीडियो कानपुर कमिश्नर आवास के होने की पुष्टि हुई है। ये वीडियो तब का बताया जा रहा है जब इफ्तिखारुद्दीन कानपुर में कमिश्नर थे। अभी वे उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पद पर लखनऊ में तैनात हैं। सीनियर आईएएस अपने सरकारी आवास में एक धर्मगुरु के साथ कथित तौर पर कुछ लोगों के सामने इस्लाम धर्म अपनाने के फायदे बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारी नीति अवैध धर्मांतरण को लेकर आदरणीय योगी जी की बिल्कुल साफ थी, भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए हम अवैध धर्मांतरण पर कानून लेकर आए और पूरा विपक्ष एक सुर से विरोध कर रहा था इस कानून का, क्योंकि उन्हीं की सरकारों के दौरान इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। हमारी एजेंसियों ने जब हमको रिपोर्ट दी 2017 में कि वेस्टर्न यूपी या आसपास और जिलों में अवैध धर्मांतरण को लेकर कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, तो गंभीरता से लेते हुए आदरणीय योगी जी ने उस पर कानून बनाया और कानून बनाने के बाद हमने कार्रवाई शुरू की और आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई जारी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और आज जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो पिछली सरकार के ही दौरान का वीडियो है और इसकी परीक्षण के लिए गया है और वहां पे हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। जांचों उपरांत अगर ये सही पाया जाएगा तो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, अगर अवैध धर्मांतरण में कोई भी शामिल है तो कार्रवाई उस पर सुनिश्चित है। लेकिन जांच का विषय है, अभी जांच होगी तब सामने आएगा। अभी आप कैसे कह सकते हैं? दो बात आपने कही, पिछले सरकार का यानी कि योगी सरकार के आने का पहला मामला, दूसरे पर धर्मांतरण का आपने सीधी बात कही है। अभी एक मौलाना वीडियो में कह रहा है, कहीं ऐसी बात लग नहीं कि धर्मांतरण का, लेकिन आप तुरंत एक कंक्लूसिव हो गए हैं कि धर्मांतरण का मामला है, पिछली सरकार का मामला है, तो जांच का विषय है। पहली चीज तो जो इस तरह का वो वीडियो है या इस तरह के कोई भी वीडियो अगर आते हैं किसी सरकारी संस्थाओं में बैठकर कोई अधिकारी या कोई भी, हम सपोज यहाँ पर बैठकर अगर हम कोई इस तरह की धर्मांतरण की पाठशाला लगाकर बैठे और आप लोग यहाँ पर आए तो आप क्या इसका मतलब निकालेंगे? तो और फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं आगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।